अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? तो सबसे पहले आइसो का मतलब होता है सेम और मेरोस का मतलब होता है यूनिट्स। इसका मतलब है कि आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ सेम यूनिट्स मौजूद होते हैं। अब वो सेम यूनिट्स क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम ये देखते हैं कि एक्चुअली आइसोमेरिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। Two or more compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers and the phenomena is known as isomerism. Means दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जो हमने सेम यूनिट की बात की कि कौन सा यूनिट सेम होता है इन कंपाउंड्स के अंदर, वो है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर सेम होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर। इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो इन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है, तो क्या ये फिनोमेना हर एक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है या फिर कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये फिनोमेना पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर देखा हो, फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री, क्लास 12 का जो फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री का लेक्चर है, उसके अंदर हम सबसे पहले जब फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या उन्हें अल्केन्स कहा जाता है, उन्हें पढ़ते हैं। तो अल्केन्स के अंदर हमने होमोलोगस सीरीज़ भी पढ़ी थी, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। सबसे पहले जो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहला हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो मीथेन है, उसके बाद इथेन है, फिर प्रोपेन है। इसी तरह हम होमोलोगस सीरीज़ में आगे चलते जाते हैं। तो अल्केन्स के अंदर ये पहले जो तीन हमारे पास कंपाउंड्स हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर आइसोमेरिज्म का फिनोमेना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका सिर्फ सिंगल आइसोमर एग्जिस्ट करता है। मींस इनकी जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो इनकी सेम ही स्ट्रक्चरल फॉर्म भी है। ये एक एक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रक्चर वाइज। इस वजह से इनके अंदर आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो अब हम ये देखते हैं, ये तो वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आइसोमेरिज्म नहीं होता। तो कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आइसोमेरिज्म होगा? आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स के लिए पॉसिबल है जिनमें एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स हों। अब ये देखें, ये याद रखें कि हम अभी सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। आपने नेक्स्ट कंपाउंड्स पे नहीं चले जाना, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। आपने बाकी कंपाउंड्स को कंसीडर नहीं करना। ये कंडीशन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स के लिए पॉसिबल है जिनमें एटलीस्ट 4 कार्बन एटम हों। तो इसका मतलब है हम ये देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो ब्यूटेन के अंदर 2 आइसोमर्स हैं। ब्यूटेन के अंदर क्योंकि टोटल 4 कार्बन एटम होते हैं, तो इसमें 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। पेंटेन में 3 और हेक्सेन में 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ब्यूटेन से पेंटेन और पेंटेन से हेक्सेन की तरफ गए, मतलब जैसे जैसे आपके कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ी, वैसे वैसे इन कंपाउंड्स के आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ गई। मींस ये कंपाउंड अब पहले से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की सलाहियत रखते हैं।
तो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, वो ये है इस सारे डाटा को देखते हुए कि नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन एटम्स का नंबर या उनकी तादाद इंक्रीज होती जाती है। होप सो इसके साथ हम ये देखते हैं, ये हमारे पास एक टेबल मैंने आपको दिखाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो कि अल्केन्स के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। ये देखें आप, पूरी होमोलॉगस सीरीज़ आपको दिखाई हुई है, मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, या इन तीनों के अंदर देखें टोटल सिर्फ एक एक आइसोमर एग्जिस्ट करता है। मींस ये तीनों सिर्फ एक एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव ओनली सिंगल स्ट्रक्चरल फॉर्म। उसके बाद आप ब्यूटेन पे गए हैं तो ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स हो गए। इसका मतलब है कि ब्यूटेन 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद पेंटेन है तो पेंटेन में 3 आइसोमर्स हैं। मींस ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। हेक्सेन के अंदर 5 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स या 5 आइसोमर्स पाए जाते हैं। हेप्टेन के अंदर 9 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ऑक्टेन के अंदर 18 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। यहाँ पे देखें कितना लंबा जंप आया, 7 से 8 कार्बन एटम, सिर्फ एक कार्बन नंबर बढ़ा तो हमारे पास 9 से 18 आइसोमर्स हो गए। उसके बाद एक और कार्बन बढ़ा, ऑक्टेन से नोनेन में जाते हुए तो 18 से आइसोमर्स 35 तक बढ़ गए। उसके बाद हम नोनेन से जब डीकेन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर्स 35 से बढ़ के 75 हो गए हैं। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है, हमारी स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रही है यहाँ पे, वैसे वैसे आइसोमर्स उन कंपाउंड्स के लिए बढ़ते जा रहे हैं। तो जी नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि ये तो हमने बात की सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स की या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो आइसोमरिज्म जो है वो कितनी तरह का होता है। अभी तो हम एक ही कंपाउंड की बात करें, एक ही टाइप ऑफ आइसोमरिज्म की बात करें जो अल्केन्स के अंदर पाई जाती है, वो सिंगल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है। और उसे हम क्या कहते हैं वो हम उसे नाम देंगे, लेकिन जनरली हमारे पास आइसोमरिज्म की कितनी टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स हैं। द वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड द सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता क्या है। जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज। वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमें कहीं पे आपने दिखाए ही नहीं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो अभी आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। तो जनाब हमारे पास पहले हम टाइप्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की मज़ीद हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। हमारे पास 2 जनरल टाइप्स थी, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिक। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की मज़ीद कितनी टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ चेन और स्केलेटल आइसोमरिज्म। Second one is position isomerism. Third one is functional group isomerism. Fourth one is metamerism. And the fifth and the last one in your syllabus is tautomerism. अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये चेन या स्केलेटल आइसोमरिज्म क्या होता है। अब आप देखेंगे कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वैसी एग्जांपल्स नहीं दी गई क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की आगे 5 ब्रांचेस मौजूद हैं। तो एक एक ब्रांच को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और उनकी इंडिविजुअली एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ चेन और स्केलेटल आइसोमरिज्म और सेकेंडली पोजीशन आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म या स्केलेटल आइसोमरिज्म क्या होता है, इसे डिफाइन करते हैं। The compounds which have same molecular formula but differ with respect to carbon chain or carbon skeleton means वो वाले compounds जिनके अंदर molecular formula तो same होता है लेकिन
उनके अंदर कार्बन चेन के हिसाब से कुछ डिफरेंस आता है। मीन्स क्या मतलब है, यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा कि चेन आइसोमरिज्म मीन्स चेन के अंदर फ़र्क आएगा, चेन के अंदर कहीं पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। तो वो चेन कौन सी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर? अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया हो तो हमारे पास, अगर आपने नहीं लिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जनरली होती कार्बन चेन्स हैं। तो कार्बन चेन के अंदर स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट हो सकता है वो हम देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री भी पढ़ के आए हैं तो बहुत सी और चीज़ें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स की बात कर रहे हैं। चेन आइसोमरिज्म या स्केलेटल आइसोमरिज्म अल्केन्स के अंदर पाया जाता है यहाँ पे। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि अगर अल्केन्स के अंदर स्केलेटल आइसोमरिज्म है, मीन्स वो क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स जो चेन आइसोमरिज्म या स्केलेटल आइसोमरिज्म शो करती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले अल्केन्स के साथ हम ये देखते हैं अल्कीन्स के अंदर भी तो कार्बन चेन ही होती है, कोई और फंक्शनल ग्रुप हेटेरो एटम हमें नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बाद अल्काइंस के अंदर भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है। लेकिन जो हमने फंक्शनल ग्रुप की बात की, आप अगर फंक्शनल ग्रुप वाला लेक्चर अटेंड करें प्रीवियस वन लेक्चर, तो वहाँ पे हमने एक बात की थी कि एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम। वहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन सुने, उसे विज़िट करें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अल्केन्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि सिर्फ अल्केन्स वो कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल या चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब एमडीकेट के लिए बहुत से स्टूडेंट्स कंसल्ट करते हैं, तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों का अगर ऑप्शन दे दिया जाए और फोर्थ वन आपको नन दे दिया जाए या ऑल ऑफ अबव दे दिया जाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनमें से तीनों में से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, कौन सी ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड है जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करता है? तो वो है अल्केन्स। क्योंकि अल्केन्स के अंदर कोई और आइसोमरिज्म शो करने की टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि अल्केन्स के अंदर कोई हेटेरो एटम नहीं है, अल्केन्स के अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है जो कि फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम कर सके। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि ये तीन दिए जाएं और लास्ट ऑप्शन दे दिया जाए ऑल ऑफ अबव, और आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल या चेन आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, तो फिर आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल या चेन आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। लेकिन कैसे शो कर सकते हैं इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले आप देखें चेन आइसोमर्स ऑफ C5H12। इसके फार्मूला को देख के आपको पता चल रहा है कि ये एक अल्केन है, तो अल्केन के अंदर टोटल 5 कार्बन है, CnH2n+2 वाला फार्मूला जो मैंने पीछे दिखाया भी। तो अल्केन इसका हमारे पास पहली फॉर्म होगी जो बिल्कुल एन पेंटेन है। इसका ना ये एन का मतलब होता है नॉर्मल पेंटेन। मींस अगर आपके पास 5 के 5 कार्बन एटम सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये आपके पास नॉर्मल पेंटेन होगी। बेटा हाइड्रोजन तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए लगाए हुए हैं, इसलिए टर्मिनल्स पे जितने भी हैं उन पे 3-3 हाइड्रोजन है। उसके बाद आपके पास जो चेन के अंदर आ जाते हैं उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये तो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। और वैसे अल्केन्स का फॉर्मूला है क्योंकि C5H12 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइड्रोजन्स 12 लगे हुए हैं। उसके बाद अगर आप इसका नेक्स्ट आइसोमर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जहाँ से मर्जी स्टार्ट करें, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 1 2 3 4, लेकिन आप ये देखते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करीब है तो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे भी आपने कोई नाम नहीं देना, जनरल नाम यूज़ किए हुए हैं, कॉमन नेम्स यूज़ किए हुए हैं। IUPAC की बात नहीं की, वो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे 8th चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह।
आपके पास 4 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर हैं और 5वां एज अ ब्रांच मौजूद है। जहाँ पे टोटल 5 कार्बन हो और 1 कार्बन एज अ ब्रांच मौजूद हो तो उसका नाम बनेगा आइसोपेंटेन। लेकिन ये याद रखें कि ये सिर्फ पेंटेन के लिए नहीं है आइसो। अगर टोटल 4 कार्बन होते, हम इस CH2 को दरमियान से स्किप कर देते हैं अगर, तो टोटल हमारे पास 4 कार्बन बनेंगे और 4 कार्बन के अंदर अगर एक ब्रांच मौजूद हो तो उसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये नियो क्या चीज़ है। ये देखें जनाब, आप अगर ब्रांच की बात करते हैं स्ट्रेट चेन की तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3, आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं 1 2 3। लेकिन बेटा चेन हमेशा याद रखना है, चेन में कहीं ब्रेक नहीं आता, चेन बिल्कुल सीधी चलती है। तो चेन या तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट सीधी चल रही है या राइट टू लेफ़्ट, उसके बाद अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप स्ट्रेट चेन चल रही है। तो अब आपके पास ऐसी जो चेन्स मौजूद हैं कार्बन की चेन्स, उनके अंदर आप देखें कि एक चेन है और उस चेन के ऊपर आप चाहे लेफ़्ट टू राइट लें चाहे आप टॉप टू बॉटम लें, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप जो भी चेन कंसिडर करेंगे उसके ऊपर 2 सब्सटीट्यूशंस मौजूद हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो टोटल हमारे पास 5 कार्बन है, प्योर हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्योंकि हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी चेन के ऊपर 2 ग्रुप्स मौजूद होंगे, 2 ब्रांचेस मौजूद होंगी, तो आप इस कंपाउंड को नाम देते हैं, क्योंकि टोटल 5 कार्बन है, 2 ब्रांचेस की वजह से नाम होगा नियो और 5 कार्बन की वजह से नाम होगा पेंटेन। तो आपके पास ये इस मॉलिक्यूल का नाम है नियोपेंटेन। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत आपकी हेल्प करेगा। एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि आपको C5H12 दे दिया जाता है पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके पॉसिबल आइसोमर्स लिखें, तो आपने ये तीनों के तीनों आइसोमर्स लिखने हैं और इनके नाम भी लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़, हमने तो पढ़ा था कि अल्कीन्स के अंदर भी चेन आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, चेन आइसोमरिज्म का फिनोमेना होता है। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है, अल्कीन्स का, C4H8। अब आपने एक और चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये फार्मूला हमारे पास साइक्लो अल्केन्स का भी है, लेकिन अभी हम वहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि हम चेन आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं। तो चेन आइसोमरिज्म में ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करें तो 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8 हाइड्रोजन्स मौजूद है। मीन C4H8 आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे देखें एक डबल बॉन्ड मौजूद है। उसके साथ इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन 6 और 2 8 हाइड्रोजन। लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर फ़र्क क्या है, ये देखें। यहाँ पे भी 1 और 2 पोजीशन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे भी 1 और 2 पोजीशन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड को तो आप हिला नहीं रहे, उसे अपनी जगह पे ही रखना है। तो चेन आइसोमरिज्म की एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं कि अगर आप रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कनेक्टिविटी को चेंज कर दें। एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, कनेक्टिविटी चेंज कर रहे थे ना पीछे भी, कि स्ट्रेट चेन में लगाने के बजाय हमने एज अ ब्रांच लगा दिया, एज अ 2 ब्रांचेस लगा दिया। जिस तरह से हम, आप ये समझिए कि हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि हम एक चीज़ को स्ट्रेट चेन में भी सेट कर सकते हैं, आप उसे ब्रांचेस के तौर पे भी सेट कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपने सिंपल जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके अंदर कनेक्टिविटी चेंज करनी है, आपने डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना। मैं बार बार ये कह रही हूँ, अगर आप इस डबल बॉन्ड को चेंज करके आइसोमर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो चेन आइसोमर्स की एग्जाम्पल में नहीं आएगा। ठीक, तो आप क्या करते हैं, इन 3 कार्बन्स के अंदर कार्बन की कनेक्टिविटी को किस तरह से चेंज करते हैं। पहले ये 3 कार्बन एज अ स्ट्रेट चेन मौजूद हैं, लेकिन हमने क्या किया कि इस मिथाइलिन ग्रुप को यहाँ से निकाल लिया और इसे इस कार्बन के साथ एज अ ब्रांच लगाने की कोशिश की। जब हमने इसे इस कार्बन के साथ लगाने की कोशिश की और ये इस मिथाइल का कनेक्शन भी डायरेक्ट CA के साथ बना दिया, तब ये देखें सेकंड कार्बन के साथ जो आपका 4th वाला मिथाइल था वो तो एज इट इज़ आके कनेक्ट हो गया, क्योंकि आपने दरमियान से CH2 निकाल लिया। अब CH2 कभी भी टर्मिनल पे नहीं लग सकता, एंड पे नहीं लग सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है।
तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड है तो फिर CH2 नहीं बल्कि CH3 आएगा। तो यहाँ पे भी CH3, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन उतर के यहाँ पे CH2 के साथ चला गया, क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रखना है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर किसका, कार्बन चेन का चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए ये चेन आइसोमरिज्म की एग्जाम्पल है। अगर आप किसी और चीज़ को चेंज करते हैं तो वो आपकी चेन आइसोमरिज्म की एग्जाम्पल नहीं रहनी, ये बात याद रखें। तो आपके पास अगर चेन आइसोमरिज्म इस कंपाउंड का पूछा जाए तो आपने ये ही 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है, कोई और एग्जाम्पल नहीं लिखनी, ना लिख सकते हैं, क्योंकि चेन आइसोमरिज्म सिर्फ ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। आप ये कह सकते हैं कि हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करेंगे तो वो चेन आइसोमरिज्म नहीं रहेगा। तो MD-CAT के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं और छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि ये अल्कीन है तो अल्कीन के अंदर जनाब हम 2 आइसोमर्स बना दें। तो बेटा वो चेन, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि इसके चेन आइसोमर्स कितने हैं तो आप कैसे बनाएंगे। वैसे तो इसके 2 से ज़्यादा आइसोमर्स हैं, क्यों 2 से ज़्यादा है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने तो कहा था कि 4 कार्बन होंगे तो 2 आइसोमर होंगे। नहीं, अल्केन्स के अंदर कहा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कहा था कि अगर 4 कार्बन होंगे तो 2 आइसोमर्स हैं, लेकिन यहाँ पे अल्कीन्स हैं तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ गया। तो डबल बॉन्ड की वजह से इसका एक और आइसोमर भी पॉसिबल है, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि वो चेन आइसोमर की एग्जाम्पल नहीं है, वो आइसोमरिज्म की एक और टाइप आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको वो बात क्लियर हुई कि चेन आइसोमरिज्म, अल्केन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन अल्कीन्स के अंदर चेन के अलावा कोई और टाइप भी एग्जिस्ट कर सकती है आइसोमरिज्म की। तो हम ये देखते हैं कि वो कौन सी टाइप है। दिस इज़ द पोजीशन आइसोमरिज्म। क्योंकि हम कह रहे थे कि हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पोजीशन आइसोमरिज्म होता क्या है। The compounds having same molecular formula but differ with respect to the position of same functional group on the carbon chain means आपके पास अगर एक कार्बन चेन मौजूद है और उसके ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन चेन के अंदर, चाहे वो डबल बॉन्ड है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे वो हाइड्रोक्सल है, चाहे वो अमाइनो ग्रुप है, जो भी है वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि पोजीशन आइसोमरिज्म किन कंपाउंड्स के अंदर पॉसिबल है। वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को अगर आप कार्बन चेन के ऊपर तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फंक्शनल ग्रुप पहले 1 और 2 1 पोजीशन पे था तो आप उसे 2 पे कर दें, 2 पे था तो 3 पे कर दें, आपके पास कार्बन चेन होती है और आप उस कार्बन चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूशंस करा सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आप किस पोजीशन पे मौजूद है वो फंक्शनल ग्रुप। जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कार्बन चेन के ऊपर तब्दील होगी वैसे वैसे आपके पास डिफरेंट आइसोमर्स ओरिजिनेट होंगे। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ऑब्वियसली सेम रहेगा क्योंकि आप सेम फंक्शनल ग्रुप उतार के एक जगह से दूसरी जगह लगा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी तो उसकी वजह से आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म ओरिजिनेट होगा। तो वो कौन सी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि पोजीशन आइसोमरिज्म शो करती हैं। द फर्स्ट वन आर अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर याद रखें स्केलेटल आइसोमरिज्म या चेन आइसोमरिज्म भी था और अल्कीन्स के अंदर पोजीशन आइसोमरिज्म भी है। अभी तो इनके अंदर और भी बड़ी टाइप्स हैं आइसोमरिज्म की, लेकिन अभी आप ये बात करें कि स्ट्रक्चरल की एक टाइप थी चेन आइसोमरिज्म, वो भी अल्कीन्स के अंदर पाया जाता है। स्ट्रक्चरल की दूसरी टाइप है पोजीशन आइसोमरिज्म, वो भी अल्कीन्स के अंदर पाया जाता है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है अल्कीन्स के हवाले से तो फिर आपने कैसे आंसर करना है, इसके लिए आप पूरा लेक्चर सुनें। नेक्स्ट आपके पास अल्काइंस हैं, तो अल्काइंस के अंदर भी पोजीशन आइसोमरिज्म और स्केलेटल आइसोमरिज्म दोनों एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास अल्कोहल्स आते हैं, तो अल्कोहल्स के अंदर अभी तक हमने पढ़ा कि पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, अमाइंस के अंदर पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, नाइट्रो अल्केन्स के अंदर पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, थायो अल्कोहल्स के अंदर पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, और लास्ट वन सायानो अल्केन्स के अंदर भी पोजीशन आइसोमरिज्म पाया जाता है। तो इस चीज़ को देखें, अगर आपको इन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, आपको इनके स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली नहीं आते या इनके फार्मूलाज नहीं पता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर पोजीशन आइसोमरिज्म कैसे एग्जिस्ट कर सकता है।
तो स्पेशली एमडी कैट के स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूँगी कि फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री का लेक्चर कैम ऑनलाइन इसी चैनल पे मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं और कौन से कंपाउंड्स उनकी वजह से बनते हैं। इन क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स के प्रॉपर स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स दी गई हैं। तो हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स कौन सी हैं पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर? सबसे पहले अल्काइन की एक एग्जांपल 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। अल्कीन मैंने दोबारा नहीं लिखी क्योंकि मैंने पीछे बार बार बताया है कि अगर आप 1 ब्यूटीन को 2 ब्यूटीन कर दें तो वो पोजीशन आइसोमर बन जाएगा उसका, फिर वो स्केलेटल आइसोमर नहीं रहेगा, क्योंकि स्केलेटल के अंदर आपने सिर्फ कार्बन चेन के अंदर चेंज करना होता था। तो आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर अगर अल्काइंस की बात करें तो 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के दरमियान मौजूद है तो इसका नाम 1 ब्यूटाइन है। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के दरमियान मौजूद है तो ये 1 ब्यूटाइन है। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कार्बन के दरमियान मौजूद है तो ये 2 ब्यूटाइन है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है C3H7Cl। अब ये देखें, यहाँ पे आपको 4 कार्बन ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया है। 4 कार्बन की कंडीशन थी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास C3H7Cl के 2 पोजीशन आइसोमर्स हैं। अगर आप 1 पे क्लोरो लगा दें तो 1 क्लोरोप्रोपेन है CH3 CH2 CH2 Cl। अगर आप 2 पे क्लोरो लगा दें मीन्स आप यहाँ से एक हाइड्रोजन उतारें और उसे ले आएँ इस मिथाइलिन के पास। यहाँ पे आपको करना होगा CH3 क्योंकि टर्मिनल पे कार्बन मौजूद है और सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे लिखे हुए 2 हाइड्रोजन, आप इसे करेक्ट कर लें CH3, और आपके पास क्लोरो सेकंड पोजीशन पे आ गया क्योंकि आपने यहाँ से क्लोरो उतार के इधर लगा दिया और इसका हाइड्रोजन आपने इसे दे देना है, तो आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो यहाँ पे आपके पास 2 पोजीशन आइसोमर्स हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास पेंटानोल की। ये देखें, एक हाइड्रोक्सल मौजूद है क्योंकि आपने पढ़ा है कि अल्कोहल्स के अंदर भी, ऊपर वाली कौन सी एग्जाम्पल है? अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर भी पोजीशन आइसोमरिज्म पाया जाता है, अल्कोहल्स के अंदर भी पोजीशन आइसोमरिज्म पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि हाइड्रोक्सल की पोजीशन पहले 1 पोजीशन पे है क्योंकि ये कॉर्नर मैंने बहुत दफ़ा बताया कि ये हमारे पास कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्बन चेन है, ये जो हमारे पास बच्चों को ये पहाड़ से नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास कार्बन चेन है। हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है यहाँ पे 5 कार्बन हैं। वो सारे कॉर्नर जिन पे कुछ नहीं लिखा होता वो कार्बन होते हैं, लेकिन अगर किसी कॉर्नर पे किसी एज पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो फिर वहाँ पे कार्बन नहीं होता। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। ये हमारे पास है 1 पेंटानोल, लेकिन यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सल को पहली पोजीशन से उठा के दूसरी पे कर दिया, तो इसका मतलब है पहली पोजीशन पे भी कार्बन ही होगा। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन है। आपको हालांकि इसकी लेंथ कम लग रही होगी क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड था उसकी जगह पे भी यहाँ पे मिथाइल है और हाइड्रोक्सल के दरमियान में आ गया सेकंड पोजीशन पे। तो हमारे पास 2 पेंटानोल है। उसके बाद हमारे पास यही हाइड्रोक्सल उठा के हम थर्ड पोजीशन पे ले आते हैं, तो यहाँ पे आपको चेन की लेंथ कम लगेगी। एज यूजुअल 1 2 3 4 5 पहले वाले की निस्बत 1 पेंटानोल की निस्बत ये हमारे पास 3 पेंटानोल है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सल है और बाकी सारे कॉर्नर्स जो हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है, ये मिथाइलिन को, ये फिर हमारे पास CH को रिप्रेजेंट करेगा, ये CH2 को और ये CH3 को। H हम वहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए जो कि 4 होती है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ क्योंकि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 2 टाइप्स, स्केलेटल और चेन आइसोमरिज्म, और सेकंड टाइप पढ़ी है पोजीशन आइसोमरिज्म, और उनकी सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात बहुत ध्यान से, एक और क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाता है, आपसे मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज़, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ पोजीशन आइसोमरिज्म। तो आपने क्या करना है? आपने ये पोजीशन आइसोमरिज्म लिखा, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ये डिटेल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एग्जांपल्स पे चले जाएंगे। डेफिनेशन के बाद एग्जांपल्स ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म, तो ये आपके पास सिंगल एग्जांपल काउंट होगी
क्योंकि ये आप एक आइसोमरिज्म के एग्जांपल दे रहे हैं जो अल्काइंस के अंदर, क्योंकि आइसोमरिज्म तो होता ही वो है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हों, तो इसका मतलब है कि ये दो कंपाउंड्स वाली आपके पास एक एग्जाम्पल है। तो आप ये एक एग्जाम्पल लिखेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर। उसके बाद आप ये सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन वाली। तो आपने एटलीस्ट हर शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ 2 एग्जाम्पल्स लिखनी होती हैं, तब आपको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। एक और बात याद रखें, अगर आपसे कहा जाए कि 2 एग्जाम्पल्स दें फिर तो 2 देना मस्ट है, लेकिन अदरवाइज़ भी 2 एग्जाम्पल्स देना जो है उससे आपके जो पेपर अटैम्प्ट, क्योंकि हम लोग जब मार्किंग करते हैं तो पेपर मोस्टली कंपैरिजन में चेक हो रहे होते हैं। जब आप चेक करते हैं कि एक स्टूडेंट ने 2 एग्जाम्पल्स दी हैं और बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली मार्क्स में फ़र्क पड़ता है, चाहे वो 0.5 का हो चाहे वो 0.25 का हो, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 एग्जांपल्स देनी होती हैं। उसके साथ ही बड़े इंटरेस्टिंग वे में अगर आपसे पिछला सवाल पूछा जाए चेन आइसोमरिज्म, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे भी चेन आइसोमरिज्म या स्केलेटल आइसोमरिज्म को डिफ़ाइन करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और उसके अंदर ये पहली एग्जाम्पल दे दें आप एन-पेंटेन वाली, लेकिन इसमें अगर आप तीनों स्ट्रक्चर्स बनाएंगे या एटलीस्ट 2 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, लेकिन तीनों ही बनाने चाहिए, तो वो आपकी एक एग्जाम्पल काउंट होगी। उसके बाद फिर अगली एग्जांपल आपकी ये वाली काउंट होगी, क्योंकि इसके अंदर भी चेन के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ना कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के अंदर। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नहीं चेंज करनी, मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ। तो इसी के साथ ये जनाब आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं और आपसे पूछा जाए कि आपने स्केलेटल या चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, तो आपने इस तरह से डेफिनेशन के साथ ये 2 एग्जांपल्स देनी है। अगर पोजीशन आइसोमरिज्म का पूछा जाए तो उसमें भी डेफिनेशन के साथ 2 एग्जांपल्स देनी है। तो ये तो है आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन। एमसीक्यूज़ मैंने साथ साथ बता दिए कि आपके पास किस किस्म के ट्रिकी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। वो ये कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं। तो अब जो पिछली आपकी स्लाइड गुजरी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनता है कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं, लेकिन वो कौन से कंपाउंड है जो सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं, तो वो सिर्फ पहले वाले अल्कीन्स हैं। क्योंकि हमने अभी इसी लेक्चर के अंदर पढ़ा कि अल्कीन्स और अल्काइंस तो पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स, आपके पास एमसीक्यूज़ भी आते हैं। और एमसीक्यूज़ एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो ये है कि चेन आइसोमर्स C5H12 के कितने होते हैं, तो वो 3 होते हैं। ये एक डिफरेंट एमसीक्यूज़ है। यहाँ से एक डिफरेंट क्वेश्चन आता है कि C4H8 के चेन आइसोमर्स कितने होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। बच्चे मोस्टली MCAT में 3 लगा आते हैं क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट बनते हैं और वो ये सोचते हैं कि डबल बॉन्ड की वजह से भी तो पोजीशन हमारे पास एक और 1 ब्यूटीन के बजाय 2 ब्यूटीन भी तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर वो चेन आइसोमर नहीं रहेगा। अगर तो वो टोटल पूछें आइसोमर्स, तो फिर C4H8 के बहुत से आइसोमर्स हैं। फिर तो आपके पास अगर टोटल पूछा जाए ना, तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा आइसोमर्स हैं। रीज़न क्या है, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, उसके बाद आपके पास साइक्लिक फॉर्म की भी तो यही एग्जाम्पल है, आपके पास साइक्लोब्यूटेन की भी तो यही एग्जाम्पल है। कभी पिछला क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला लेक्चर निकाल के देखें तो आपके पास साइक्लोब्यूटेन का भी यही फार्मूला है, CnH2n। उसके बाद आपके पास मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का भी यही फार्मूला है। तो आप ये देख सकते हैं कि फिर तो आपके पास एटलीस्ट यहीं पे 5 आइसोमर्स बन गए, लेकिन वो चेन आइसोमर्स नहीं है, वो टोटल आइसोमर्स हैं C4H8 के। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए कि आप क्वेश्चन को, हमारे टीचर कहते थे कि क्वेश्चन आपने बस जस्ट कैच करना होता है कि क्वेश्चन के अंदर वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर आंसर मौजूद होता है। तो आपको अगर समझ आ जाए कि वो पूछ क्या रहा है, तो आपका आंसर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। व्हाट इज़ चेन आइसोमरिज्म या फिर व्हाट आर द टोटल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C4H8। तो इसी तरह से पोजीशन आइसोमरिज्म, तो पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर अगर आ जाए कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता है और इनमें से कोई 2-3 कंपाउंड्स उठा के दे दिए जाएँ, तो फिर वो सारे के सारे ही ऐसे हैं। मीन्स आपके पास 3 ऑप्शंस हों, अल्काइल हैलाइड अमाइंस नाइट्रो अल्केन्स। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता है। तो ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो इनमें पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता है। अब आपके पास नाइट्रो अल्केन आ जाए एज ए MCQs, आपके पास थायो अल्कोहल्स आए, सैनो अल्केन्स आए और चौथा ऑप्शन आए ऑल ऑफ अबव। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ अबव।
लेकिन अगर एक कंपाउंड इनमें से आए और बाकी वो वाले कंपाउंड्स जैसे एस्टर्स हैं या एल्डिहाइड्स हैं, ऐसी चीज़ें दी हों तो मतलब ऐसी चीज़ें दी हों जो भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर आपका आंसर ऑब्वियसली चेंज होगा। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास मोस्टली आता होता है पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे नोट लिखें, तो फिर स्ट्रक्चरल को आपने डिफ़ाइन करना होता है, उसके बाद उसकी 5 टाइप्स का बताना होता है, और फिर हर टाइप को डिफ़ाइन करके उसकी 2-2 एग्जाम्पल्स लिखनी होती हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। एक कोटेशन के साथ एंड करूँगी, वंस यू रिप्लेस नेगेटिव थाट्स विद द पॉजिटिव वंस यू विल स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। जब आप एक दफ़ा अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से बदल देते हैं तो फिर आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर एफएससी पार्ट 2 और एमडीकेट के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए, आपको चीज़ों की समझ आ जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।